हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था वो मिनरल न्यूट्रिशन। तो बच्चों, अब मिनरल न्यूट्रिशन के बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और बच्चों, ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें हमको सारी बातें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ इसका इंडेक्स कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इंडेक्स में पहला पार्ट इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर, आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे होता है, किस टाइप की प्रोसेस है और क्यों नेसेसरी है। तो आखिर वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे इस टॉपिक इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो फोटोसिंथेसिस है उसको समझने के लिए आखिर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो कुछ मेन एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीस्टले, जोसेफ प्रीस्टले जो हैं उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फिर इंजन हाउस जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और टी.डब्ल्यू. एंगलमान जो है उनका एक्सपेरिमेंट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, आखिर फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि आखिर प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद में हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ लेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस होता है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो हम देखेंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद में आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में जो यहाँ पर पढ़ेंगे हम C3 साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। C4 साइकिल जो है उसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। और एक और भी पाथवे होता है डार्क रिएक्शन में जिसको बोलते हैं हम CAM पाथवे, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। और बच्चों, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन एंड लास्टली कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब इसके बाद में हम एक एक करके डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड बनाने का या एनर्जी को कंजर्व करने का काम कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? सन एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप कर ले रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो उस फोटोसिंथेसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। क्यों फिजिको केमिकल प्रोसेस? क्योंकि इसके अंदर सनलाइट जो है वो यूज़ होती है और फिजिकल एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, उसको हम केमिकल एनर्जी में ट्रैप करते हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छे से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, कौन सी प्रोसेस? फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी is converted in chemical energy। सोलर एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं कौन? बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल पिगमेंट होते हैं। तो इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स
and actually that is what, that is organic food. एंड बच्चों ये जो प्रोसेस है, यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अर्थ पे जो फूड है वो सिंथेसिस होता है. यदि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ जो हैं वो अपनी एनर्जी के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर. तो बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल जो कंपाउंड, स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक CO2 एंड H2O. स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, यानी इनके रिएक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, और ये सनलाइट जो है उसकी एनर्जी को पहले ATP में कन्वर्ट किया जाता है या एसिमिलेटरी पावर में कन्वर्ट किया जाता है. किसके थ्रू, पिगमेंट्स के थ्रू, यानी क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट जो होते हैं. तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 और H2O रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं. साथ में बच्चों ग्रीन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन भी इवॉल्व कर देते हैं. तो बच्चों इस तरीके की रिएक्शन होती है, जिसमें यह हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O reacts in presence of sunlight and chlorophyll to form glucose or organic compound, and oxygen is also liberated. बच्चों जब हम इसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं रिएक्शन को, तो वो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है कि 6 CO2 प्लस 12 H2O, C6H12O6 प्लस 6 O2 एंड 6 H2O. तो बच्चों कुछ इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है. तो बच्चों इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O आर कन्वर्टेड इन लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि आप यहाँ पर बच्चों रिएक्शन में देख पा रहे हैं. तो बच्चों इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया तो यहाँ पर हमने 12 H2O यहाँ पे लिखा और 6 H2O यहाँ पर लिखा. तो बच्चों आखिर इसका क्या पर्पस है कि हम बैलेंस रिएक्शन को यहाँ पर 12 H2O और यहाँ पर 6 H2O की फॉर्म में लिख रहे हैं. क्यों हमने ऐसा नहीं कर दिया कि 6 CO2 प्लस 6 H2O और C6H12O6 प्लस 6 O2. तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और ये ऑक्सीजन का इवॉल्व होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो ऑक्सीजन है जो एनवायरनमेंट में जाएगी, और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे. तो इसीलिए बच्चों जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो वाटर के फोटोलाइसिस से बना है, और वाटर के फोटोलाइसिस से बना है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो H2O है ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, ब्रेक होकर के फोटोलाइसिस होकर के O2 में. अब बच्चों यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि 6 O2 प्रोड्यूस हुआ, तो 6 O2 प्रोड्यूस हुआ मतलब 12 O एटम, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन के एटम है. तो यहाँ पर भी वाटर में क्या होना चाहिए, 12 एटम होने चाहिए. तो इसीलिए हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, 12 O जो है उसको लिख रहे हैं. समझ में आया बच्चों? तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आई कि आखिर फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली हेट्रोट्रॉफ जो है वो नहीं ले सकते हैं. तो इसीलिए प्लांट जो है वो ट्रांसड्यूसर का काम कर रहे हैं बीच में, जिन्होंने सनलाइट को कन्वर्ट कर की एनर्जी को यूज़ किया और बनाया क्या, ऑर्गेनिक फूड, ताकि हेट्रोट्रॉफ जो है वो इसे ऑब्टेन कर पाएँ. और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें CO2 H2O स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और क्या बनाया, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ में कुछ ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट भी किया. ठीक है बच्चों, तो इस फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड हम कुछ और बातें देखते हैं. तो बच्चों ये रिएक्शन जो है इसके अंदर स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है. तो बच्चों इस प्रोसेस को आप क्या बोलना चाहेंगे, एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? यस, एनाबॉलिक प्रोसेस. क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल कंपाउंड जो होते हैं वो लार्ज कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं. तो बच्चों डेफिनेटली ये एनाबॉलिक प्रोसेस है. बच्चों ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो बच्चों ये जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है. और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप
जानते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर CO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर। तो बच्चों ये जो CO2 से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी? यस, ये रिडक्शन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, पर कार्बन एक ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं कि CO2 से बन रहा है ग्लूकोज, और CO2 से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस जो है वो है यहाँ पर रिडक्शन। जब हम दूसरा प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हो बच्चों कि H2O जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, उससे फोटोलाइसिस के थ्रू बन रहा है ऑक्सीजन। तो H2O से ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस जो है वो क्या होगी, वो होगी ऑक्सीडेशन। तो अल्टीमेटली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। फिर बच्चों ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? बच्चों यदि इस प्रोसेस के अंदर हम देखें तो सनलाइट यूज हो रही है, यानी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं हम एंडरगोनिक प्रोसेस, एंडरगोनिक प्रोसेस। तो बच्चों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पर पता पड़ रही है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और एक एंडरगोनिक प्रोसेस जो है वो होता है जिसमें एनर्जी यूज होती है। ठीक है बच्चों, अब कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से ही आता है। कौन थे बच्चों वो साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट जैसे रूबेन, हासिड और कामेन, रूबेन, हासिड और कामेन, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन जो है वो किससे आता है, वाटर से। इन्होंने क्या यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किया था O18 इन वाटर, यानी H2O जो था उसमें O18 था। जैसे सपोज ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो O18 था, तो यानी आइसोटॉप ले लिया उसका। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जितना भी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है उसके अंदर भी क्या है, O18 है। तो इस चीज़ से प्रूव हो गया था कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, वो वाटर के फोटोलाइसिस से आती है। बच्चों एक ऐसा ही सिमिलर रिएक्शन जो है वो आप और देखेंगे तो उससे आपको ये बात और क्लियर होगी कि क्यों हमने यहाँ पे 12H2O और यहाँ पर 6H2O लिखा। जैसे वॉन नील, CV नील जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। और सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे वाटर की जगह पे H2S यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर जो है वो बाहर निकलता है। देखते हैं बच्चों रिएक्शन एक बार। तो बच्चों रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से था कि CO2 प्लस H2O की जगह पे इन्होंने क्या लिया, इन्होंने H2S यूज़ किया, और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, मेन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल, शुगर जो है वो बना, और साथ में रिलीज हुआ सल्फर। ऑक्सीजन की जगह पे क्या, सल्फर रिलीज हुआ और बना H2O। इस प्रोसेस में भी इन्होंने जो बैक्टीरिया हैं, सल्फर बैक्टीरिया हैं, उनको लाइट प्रोवाइड किया, और बैक्टीरिया के अंदर बच्चों क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है, उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तो इस सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट था। और बैलेंस फॉर्म में बच्चों ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से 6CO2 12H2S, ये बैलेंस है, 12S एंड 6H2। तो बच्चों ये रिएक्शन देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो H2O होता है उसका लास्ट रिएक्शन में यहाँ पे H2O था, उसके फोटोलाइसिस से क्या बना था, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस रिएक्शन में H2O की जगह पे बैक्टीरिया क्या यूज़ कर रहा है, H2S को यूज़ कर रहा है। यदि वो H2S को यूज़ कर रहा है तो एज अ रिजल्ट इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो गया, सल्फर। यानी ये जो मॉलिक्यूल है वो इवॉल्व हो रहा है यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर जो है उसकी फॉर्म में क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है H2S, जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया, और क्या रिलीज कर दिया बदले में, सल्फर रिलीज कर दिया।
ये जो इसने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिए, इसको कौन रिसीव कर रहा है? CO2 रिसीव कर रहा है और रिड्यूस हो जा रहा है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ऐसे ही जो प्रीवियस रिएक्शन था, यानी कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट जो उनके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर जो है बच्चों वो कौन है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर जो है वो है H2O। और अल्टीमेटली क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुआ? वो ऑक्सीजन H2O से रिलीज हुआ। इसकी वजह से रिएक्शन जो है उसको 12 और 6 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो बच्चों आपको रिएक्शन जो है, आखिर फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। और फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और साथ में एंडरगोनिक प्रोसेस है और रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन होती है, ये बात भी आपने देख ली है। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि आखिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो बच्चों जो ओशियन होता है वो एक लार्ज पार्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो कैरी आउट करता है। किसकी हेल्प से? जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी हेल्प से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अ लार्ज पोर्शन ऑफ photosynthesis occurring on earth is contributed by phytoplanktons in ocean। तो बच्चों ओशियन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो एक मेजर पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बच्चों कई बार बुक में लिखा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अप टू 90% फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। ये बात उतना सही नहीं है। यदि हम प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमको पता है कि टेरेस्ट्रियल पार्ट की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओशियन। जैसे कि टर्नओवर जो है वो मोर देन 100 मिलियन टन जो है वो टेरेस्ट्रियल का होता है और ओशन का 50 के अराउंड होता है। तो बच्चों डबल का डिफरेंस है। बट हाँ, हम ऐसा ज़रूर से बोल सकते हैं कि ओशन के अंदर जो मेन प्रोड्यूसर हैं वो क्या है? वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो डाइटम्स होते हैं और वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो कैरी आउट करते हैं किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमने देखी। और इसके बाद हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। आखिर कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लाइट और क्लोरोफिल जो है उसके रोल को प्रूव कर सकते हैं प्लांट के अंदर। जैसे सपोज एक लीफ है, अब ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर यदि हम ऐसा करें कि हम सपोज हमको प्रूव करना है कि लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होती है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस में, तो हम एक्सपेरिमेंट ऐसा कर सकते हैं कि इसके हाफ पार्ट को किसी ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दें। सपोज इसका हाफ पोर्शन जो है उसको हमने किसी ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। यदि इतना पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा ब्लैक पेपर से और इसको क्या हो रहा है, अब इसको लाइट नहीं मिल रही है, तो फिर उस केस में इस वाले पार्ट में जो पार्ट कवर कर दिया हमने, दिस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया एंड दिस इज एक्सपोज्ड, और यहाँ पर लाइट जो है वो प्रॉपरली मिल रही है किसको? हाफ पोर्शन को। इतने पार्ट को लाइट मिल रही है, इसको लाइट नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये कवर कर दिया तो यहाँ पर लाइट नहीं मिलेगी। तो बाद में जब स्टार्च टेस्ट के लिए ऑब्जर्व किया इन दोनों हाफ पार्ट को, तो क्या फाइंडिंग मिलेगी हमें कि जो पार्ट एक्सपोज था यहाँ पर स्टार्च टेस्ट जो है वो कैसा आएगा? वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जिस पार्ट को लाइट मिला है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और जो अनएक्सपोज्ड या कवर्ड पार्ट था इसके लिए हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर स्टार्च टेस्ट क्या आएगा? यहाँ पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता पड़ रहा है हमको लाइट का रोल, कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। ऐसे बच्चों यदि हम क्लोरोफिल की बात करें तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सपोज एक लीफ है वो वेरीगेटेड है,
बच्चों वेरिकेटेड लीफ क्या होते हैं? वेरिकेटेड कुछ लीव्स आपने देखे होंगे जिन लीफ के अंदर कुछ पार्ट ग्रीन होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं उन पे येलो कलर के ऐसे स्पॉट जैसे प्रेजेंट होते हैं। ऐसी लीव्स जो होते हैं उनको हम वेरिकेटेड लीफ बोलते हैं। वो मार्जिन पे भी हो सकता है, वो साइड में भी हो सकता है। तो नेचुरली भी कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे येलो कलर के स्पॉट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उन लीव्स को बोल देते हैं हम वेरिकेटेड लीफ, यानी यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर वेरिगेशन है। और बाकी पोर्शन जो है वो बाकी पोर्शन ग्रीन है इसका। तो सपोज ऐसी कोई लीफ है, यानी जो पार्ट वेरिकेटेड है इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है, नॉन ग्रीन है, ये क्लोरोफिल एब्सेंट है। बाकी पोर्शन जो है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब इस लीफ को हमने लाइट में रखा है ताकि फोटोसिंथेसिस ये कर पाए। सपोज इसको हमने लाइट दिया तो लाइट जो है वो तो कंप्लीट लीफ जो है उसको मिल रहा है, और यदि इसको यानी ग्रीन पार्ट को भी लाइट मिल रहा है, नॉन ग्रीन पार्ट जो उसको भी लाइट मिल रहा है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे यदि स्टार्च टेस्ट का रिजल्ट। तो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा? ये जो ग्रीन पार्ट है, जो नॉन वेरिगेटेड पार्ट है, इसके लिए स्टार्च टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो पार्ट येलो है इस प्लांट का, उस पार्ट के लिए वेरिगेटेड पार्ट के लिए स्टार्च टेस्ट जो है वो कैसा आएगा? स्टार्च टेस्ट इसका नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं वो ये प्रूव कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और क्लोरोफिल कितना रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। मोल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, कि आखिर CO2 की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या CO2 रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं है। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था देखते हैं। तो बच्चों एक लीफ को क्या किया कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा आधा बॉटल कॉक के हेल्प से क्लोज करके अंदर रख दिया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH सोक्ड कॉटन जो है वो रखा हुआ है। अच्छा, ये KOH क्या करेगा बच्चों? KOH इस एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 यहाँ पर खत्म हो गया। और ये जो सेटअप है, ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने सेटअप बनाया, मोल ने बनाया, उसको हमने रखा कहाँ पे? सनलाइट में। लाइट तो सारे पार्ट को मिल रहा है, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करना चाहेगा प्लांट। लेकिन बच्चों इस टेस्ट ट्यूब में CO2 नहीं होने की वजह से जो रिजल्ट रहेगा, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, यहाँ पर यदि हम चेक करेंगे स्टार्च टेस्ट, तो स्टार्च टेस्ट जो है उसका रिजल्ट इस पार्ट के लिए रहेगा पॉजिटिव, और ये जो दूसरा पार्ट है इसके लिए स्टार्च टेस्ट आएगा बच्चों नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको पता पड़ा कि CO2 यदि नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जो है वो इसेंशियल होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जोसेफ प्रिस्टले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले ने ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, ये कौन से ईयर में किया था? 1770 में। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि रिसेंट ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो भी NCERT में डेटा दिए हैं, ईयर या साइंटिस्ट के नेम या उनके प्लेस, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये एक्सपेरिमेंट कब किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक बेल जार के अंदर कैंडल जलाया एक, और एक माउस को रखा। बच्चों ये कैंडल जो है वो जलने के लिए क्या करेगा? इसमें से O2 को यूज़ करेगा। माउस जो है वो ब्रीदिंग के लिए भी क्या करेगा? O2 को यूज़ करेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली यहाँ पर O2 कंज्यूम हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर माइस जो है, चूहा जो है वो मर गया, एंड कैंडल जो है वो क्या हो गई? वो बुझ गई, एक्सटिंग्विश्ड, बुझ गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? माउस और कैंडल के साथ में एक प्लांट जो है उसको भी रखा। अब यदि ये प्लांट यहाँ पर है तो क्या हुआ? तो सपोज ये ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर ले रहा है, कौन? ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर ले रहा है कैंडल अपने बर्निंग के लिए, जलने के लिए, और माउस रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो बच्चों इन्होंने ऑक्सीजन यूज़ किया और बदले में क्या एलिमिनेट किया? बदले में निकाला CO2। क्या निकल गया इस जार के अंदर? CO2 जो है उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, और प्लांट ने बदले में क्या निकाला?
ऑक्सीजन। तो बच्चों ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूव हो गया कि अच्छा, एक बात और भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रिस्टले ने डिस्कवर किया था O2 इन 1774। बच्चों अपने एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ये डेटा भी। तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था इसके बाद। तो इस एक्सपेरिमेंट के टाइम तक ये चीज़ें ऑक्सीजन या CO2 के रिलेटेड बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन हाँ इसको उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट ने इस एक्सपेरिमेंट क्या किया, प्लांट क्लीन फाउल एयर, फाउल एयर जो है उसको उन्होंने बोला था फ्लैजिस्टोन इनटू डीफ्लैजिस्टोन। तो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या था कि जो एनिमल यानी माउस और कैंडल फाउल एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लैजिस्टोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको क्लीन करने का काम करता है कौन, प्लांट, और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्योर एयर में या ऑक्सीजनेटेड एयर में। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि प्लांट जो होते हैं वो हमारे थ्रू जो हम फाउल एयर या CO2 छोड़ रहे हैं उनको यूज़ करके और क्लीन एयर यानी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बेलजार एक्सपेरिमेंट जो है उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इंजन हाउस ने किया था और प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉन इंजन हाउस। तो बच्चों इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने भी एक सेटअप तैयार किया था, वो कुछ इस टाइप का सेटअप था बच्चों, और इसके अंदर इस सेटअप को इन्होंने कहाँ पे रख दिया, इन्होंने रखा धूप में। आखिर ये सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम देख लेते हैं एक बार। इस सेटअप के अंदर उन्होंने यूज़ किया एक बीकर के अंदर प्योर वाटर, यहाँ पर प्योर वाटर, इस प्योर वाटर के अंदर उन्होंने रखा है एक इन्वर्टेड फनेल। ये जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये है एक इन्वर्टेड फनेल, और इसके अंदर इन्होंने इस फनेल के ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब जो है उसको रखा, यह है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, और अंदर क्या है ये बच्चों, ये है हाइड्रिला, एक प्लांट ले लिया था इन्होंने, एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रिला, और इन्होंने इस सेटअप को कहाँ पे रख दिया, धूप में। क्यों, ताकि इसको लाइट जो है वो मिलती रहे, प्लांट जो है उसको लाइट मिलती रहे। तो बच्चों लाइट के प्रेजेंस में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो बन के बाहर निकलने लगते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और जो वाटर है उसका लेवल कम होता जा रहा है। आखिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस प्लांट ने क्या बनाया, ये बाहर क्या निकला है, जब इसको एक्सपेरिमेंट करके बाद में पता लगाया तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्लांट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सेक्स, तो बच्चों जूलियस वॉन सेक्स ने 1854 में क्या बताया, इन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, इट इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसने दी थी, जूलियस वॉन सेक्स ने दी थी। और बच्चों इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, वो है T.W. एंगलमान का एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों T.W. एंगलमान ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था बच्चों, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन एल्गी के ऊपर, ग्रीन एल्गी, एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन एल्गी, और वो क्लेडोफोरा या स्पायरोगायरा जो है उसके ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अपने एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पता क्या लगाया था, उन्होंने पता लगाया एक्शन स्पेक्ट्रम
ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि आखिर किस लाइट के ऊपर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, किस लाइट के ऊपर कम होता है, ये उन्होंने पता लगाया था अपने एक्सपेरिमेंट में। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? क्लेडोफोरा पे। तो हम ये एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से उन्होंने एक सस्पेंशन प्रिपेयर किया और इस सस्पेंशन के अंदर क्या बनाया? बहुत सारे बैक्टीरिया। इन्होंने इस वाटर के अंदर बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन जो है वो क्रिएट कर लिया था और इस सस्पेंशन के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एल्गी। कौन सा एल्गी बच्चों? वही क्लेडोफोरा या स्पायरोगायरा, उस एल्गी को इंट्रोड्यूस किया। अब इस एल्गी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में इन्होंने यहाँ पर क्या किया? डिफरेंट वेवलेंथ जो है प्रिज्म के थ्रू डिफरेंट वेवलेंथ देना स्टार्ट किया और डिफरेंट वेवलेंथ पे ये ग्रीन एल्गी है, तो इसको डिफरेंट वेवलेंथ की जब लाइट प्रोवाइड की तो उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि जब बैक्टीरिया को जो ब्लू कलर का लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया सारे इस स्पायरोगायरा के या क्लेडोफोरा के अराउंड आके इकट्ठे हो जा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि एक्यूमुलेशन जो है वो कितना ज़्यादा है। और फिर जैसे जैसे वेवलेंथ जो है वो उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया, ब्लू से वो ग्रीन की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्यूमुलेशन है बैक्टीरिया का वो कम होते गया और ग्रीन लाइट के ऊपर एक्यूमुलेशन मिनिमम था। फिर उन्होंने और भी वेवलेंथ बढ़ाई और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेड लाइट जो है उसके पास जाके वेवलेंथ फिर से बढ़ता है और 700 के पास में फिर से ये अराउंड वापस से होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर ये जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है, कौन से बैक्टीरिया है बच्चों? ये एरोटेक्टिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया एयर के प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं और एयर की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि ब्लू और रेड लाइट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो किस लाइट के ऊपर हो रहा है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रहा है रेड लाइट के ऊपर एंड ब्लू लाइट के ऊपर। इन दो लाइट के ऊपर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ग्रीन के ऊपर मिनिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से एक स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस हो गया था, किसके अकॉर्डिंग? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किस लाइट के ऊपर प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए एक्सपेरिमेंट्स। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं कि क्यों फोटोसिंथेसिस में, कैसे हम बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, CO2 की रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन का इवॉल्व होना और साथ में फोटोसिंथेसिस में एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो एंगल मान ने पता लगाया। तो बच्चों आज हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड उनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और बच्चों इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।